कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए आज एक साथ मतदान चल रहा है। लोग सुबह से ही वोट देने के लिए कतार में दिख रहे हैं। करीब 5 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मतदाता 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज कर रहे हैं। और इस दौरान 2600 से ज्यादा उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बहुत ज्यादा दिन नहीं है नतीजे आने में, 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। निहाल किदवई सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार आज हो रही पोलिंग पर अपनी नज़र जो कुछ उन्हें दिख रहा है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। निहाल के पास एक बार फिर से वापस चलते हैं और जानते हैं कि आज जो रफ्तार सुबह से चली थी, क्या वो रफ्तार ने और तेज़ी पकड़ी है या लोगों का निकलना थोड़ा कम हुआ है। निहाल, मेरा सवाल यही था, सुबह 7 बजे से हम आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, सुबह से लंबी कतारें थी, क्या वो उत्साह जो सुबह 7 बजे नजर आया था वो अब भी बरकरार है? देखिए, सुबह 7 बजे जिस तरह की लंबी कतार हमें दिख रही थी और इसी वजह से 1 बजे का जो पोलिंग परसेंटेज आया वो 37% से ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद पोलिंग परसेंटेज अभी आया नहीं है हमारे पास। लेकिन आप देखिए हमारे पीछे ये पोलिंग बूथ मैनेजर्स हैं और यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। उस तरफ भी, रोड के उस तरफ भी और यहाँ भी। और जब हम कुछ बूथ पे गए तो वहाँ पे बिल्कुल भी वोटर्स नहीं थे। ये जो अपैथी है, जिस तरह से वोटर्स नहीं आ रहे हैं वोट देने के लिए, ये पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से यहाँ देखा जा रहा है, खास करके शहरी इलाके में। और इसलिए बहुत प्रयास किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बूथ मैनेजर्स हैं और अब कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर अपने अपने वोटर्स को लेके जाते हैं बूथ तक। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एक भी शख्स यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए जिसको टिकट दे, लेकिन काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। क्यों? काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, लेकिन 20% भी नहीं हो पा रहा है, जस्ट 30% तक आ रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि और लोग आएंगे? शायद अभी 4 बजे को ऊपर का आएंगे। अभी 3 घंटा है। अभी 3 घंटा का। आप तो बुजुर्ग हैं, काफ़ी सालों से बूथ मैनेजिंग का मैनेज। पहली बार आया, पहली बार बैठे आए। और आपका भी पहली बार है क्या? जी हाँ, पहली बार। अभी 20% तक आएंगे शायद। तो इनका यह कहना है कि ये जो बूथ है सीवी रमन नगर बेंगलुरु का शहरी इलाके का, यहाँ 30% के आसपास लोगों ने अपना वोट किया है। यहाँ जो एक बूथ है वहाँ, और इनको उम्मीद है कि 20 से 25% पोलिंग और हो सकता है, तो ये फिर वो 55% के आसपास आ जाएगा। जो कि आपको याद होगा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसी आसपास में हमें पोलिंग परसेंटेज मिला था। और इस बार जो कोशिश थी वो ये थी कि इसको बढ़ा करके जो पूरे कर्नाटका का होता है 65 से 70% के आसपास वहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन अभी वो सुगबुगाहट दिख नहीं रही। अचानक दोपहर के बाद लोग पोलिंग बूथ से गायब हो गए। ज़्यादातर पोलिंग बूथ पे वो भीड़ नहीं दिख रही है हमें जो सुबह में या तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक दिख रही थी। तो ये एक चिंता की बात है उन सभी संस्थानों के लिए जो पिछले कई महीनों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खास करके जो शहरी वोटर्स हैं, उनको मतदान केंद्रों तक ले जाया जाए। जी, दोपहर का वक्त है, थोड़ी सुस्ती आ भी जाती है, लोगों के खाना खाने का टाइम सुस्ताने का समय होता है। तो हो सकता है अब कुछ देर बाद जो आखिरी 1-2 घंटे हैं उसमें वोटर जो हैं मतदान देने के लिए और बाहर निकले। सुबह और शाम को हमेशा देखा जाता है कि मतदान जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, दोपहर में थोड़ी सुस्ती आती है और गर्मियों के दिन और हैं। निहाल, कर्नाटक में जो चुनाव हैं उन्हें लेकर किस तरह का इतिहास रहा है? कहीं से किसी तरह के हंगामे, हिंसा, प्रदर्शन या किसी तरह की ऐसी घटना की कोई जानकारी तो नहीं? नहीं, अभी तक जो सुबह से चुनाव हो रहे हैं वो अपेक्षाकृत बिल्कुल शांत है। किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं आई है और ये बड़ा ही शांत प्रदेश है। आप देखिए कि तकरीबन 5 करोड़ 32 लाख के आसपास मतदाता हैं, 58,000 के आसपास पोलिंग बूथ्स हैं और सिर्फ 1.5 लाख के आसपास सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इससे ये साफ होता है कि एक शांत
शहर है और जो इंटेलिजेंस का इनपुट मिला होगा, चाहे राज्य सरकार को मिला हो या फिर सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिला हो, जिसके जरिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पास जो सूचना पहुंची होगी, उनका भी अपना एक तंत्र है, तो उससे साफ है कि यहाँ पर ज़्यादा शायद सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लोग भी यहाँ के काफ़ी शांत हैं और यहाँ पर कोई हिंसा का एक बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है। कभी कभी छिटपुट हिंसा होती रही है और शायद इसीलिए यहाँ पर अब तक शांति है और किसी तरह की कोई बड़े झड़प की खबर नहीं आई है। थोड़ी बहुत जो दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प होती है वो एक सामान्य बात है, वो छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन किसी बड़े हिंसा का, उस तरह की हिंसा जो हमें कई दूसरे उत्तर भारत के और इवन दक्षिण में अगर आप ले लें तो आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में कई बार हमें देखने को मिलता है, उस तरह की हिंसा कि अब तक यहाँ पर कोई खबर नहीं है, इस तरह की कोई अभी तक कोई इनपुट भी नहीं मिला है। जी निहाल, बेंगलुरु अपने बेहतरीन खुशगवार मौसम के लिए जाना जाता है, तो वहाँ मौसम कैसा है? क्या ये कहा जाए कि गर्मी की वजह से लोग थोड़ा बीच में कम नजर आ रहे हैं? और उसी से जुड़ा एक सवाल था कि हर बार सत्ता यहाँ बदलती रही है और जब बदलती सत्ता में वोटिंग परसेंटेज का इतिहास क्या रहा है पिछली बार के मुकाबले? देखिए, 1952 में पहली बार यहाँ चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए थे कर्नाटक में, और 1952 से लेकर के 1983 तक कांग्रेस की सरकार यहाँ रही लगातार। पहली बार 1983 में गैर कांग्रेसी सरकार आई और उसके बाद 1985 में भी गैर कांग्रेसी सरकार आई, जिसमें रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने। और ये जो 1985 का जो एक ये है, एक जो साल है, बड़ा महत्वपूर्ण है। 1985 से लेकर के अब तक अगर आप देखें तो जो सरकार सत्ता में रही है, अगले चुनाव में उसकी वापसी सत्ता में नहीं हुई है। 1985 में जनता दल की सरकार थी, रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री थे। 1989 के विधानसभा चुनावों में वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन के आए। 1994 में लीजिए, जनता दल के उस वक्त के जो बड़े कद्दावर नेता थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, देवेगौड़ा, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से फिर कांग्रेस आती है। कांग्रेस के बाद फिर से यहाँ पर साझा सरकार बनती है कांग्रेस जेडीएस की, उसके बाद येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर इस तरह से परिवर्तन होता रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ जो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिला है वो कि पिछले 3 दशकों में, चूंकि आप पैटर्न की बात कर रहे हैं, पिछले 3 दशकों में 30 सालों के दौरान 14 मुख्यमंत्री इस राज्य में हुए हैं और उसमें से सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे थे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। एक थे एस.एम. कृष्णा 1999 से 2004 तक और दूसरे सिद्धरामैया 2013 से 2018 तक। उसके बाद पिछले 30 सालों में, यानी 3 दशकों में किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो इस बार देखना है कि जो वोटर्स हैं उनका जनादेश किस तरफ है आगे। क्या वो एक बार फिर से फ्रैक्चर्ड मैंडेट देते हैं, यानी खंडित जनादेश आता है, या किसी एक सरकार को जनादेश देते हैं ताकि यहाँ स्थिर सरकार हो? क्योंकि यहाँ जो खंडित जनादेश का जो अनुभव रहा है, पिछला 3 बार ऐसा हुआ है और तीनों ही बार वो अनुभव अच्छा नहीं था। जी, बस एक करेक्शन था, पिछले 30 साल में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार नहीं आया है और कार्यकाल सिर्फ 2 ने ही पूरा किया है। बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, ये निहाल कहना चाहते थे। कर्नाटक पर ये हमारा जो खास कवरेज है जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।